तो विगत कुछ दिन का गैप रहा आपके क्लास में, क्योंकि चुनाव की वजह से और प्रशासन के नियमों की वजह से क्लास को 1-2 दिन स्थगित करना पड़ा, और अब आज से बिल्कुल आपका कंटिन्यू क्लास मिलता रहेगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा था। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य पार्ट 2, और जिसमें पूरे विजयनगर साम्राज्य की पूरी कहानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास को अगर आपने देखा होगा कि विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने कुल 4 वंशों के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि विजयनगर की वास्तविक स्थिति जो थी वह यह थी कि महाराष्ट्र से एक नदी निकल रही है महाबलेश्वर से, जिसका नाम है कृष्णा नदी, और इस कृष्णा नदी के दक्षिण में एक साम्राज्य है जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो एक हिंदू साम्राज्य था, और इसके उत्तर में एक साम्राज्य था मुस्लिम साम्राज्य जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। इस दोनों साम्राज्य के मध्य विभाजक का काम कौन सी नदी करती थी? कृष्णा। और याद करो पिछले क्लास में तो मैंने बताया था इसकी एक सहायक नदी थी तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी के और कृष्णा नदी के मध्य क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो नदियों के मध्य क्षेत्र को दोआब। कौन कौन सी नदी? कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य क्षेत्र को। और इसे कौन सा दोआब कहते थे? रायचूर दोआब कहते थे दोस्त। रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था। इसी को लेकर संघर्ष था किसके मध्य? विजयनगर और बहमनी दोनों किसको पाना चाहते थे? रायचूर दोआब। तो ये कहानियाँ हम लोगों ने शुरू किया था, और इसको आज इसका कहानी का अंत करते हैं आज की क्लास में हम। तो आप बिल्कुल बने रहिए और अपने कलम और कागज़ को फिर से आप लेकर के शुरू हो जाइए, और मेरे साथ सुनिए ध्यान से और नोट्स को बनाते चलिए। तो दोस्त, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश हैं? तो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश थे। विजयनगर साम्राज्य के कितने वंश थे? तो इस विजयनगर साम्राज्य के कुल 4 वंश थे। कितने वंश? 4 वंश थे। और 4 वंशों में पहला वंश था आपका संगम वंश। पहले वंश का नाम था संगम वंश, और दूसरा वंश था आपका सालू वंश, तीसरा वंश था आपका तुलु वंश, और चौथा और आखिरी विजयनगर का अराबीडू वंश या अरिकामेडू वंश, अराबीडू वंश था। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि संगम वंश ने शासन किया था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक, और सालू वंश ने शासन किया 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक, और तुलु वंश ने 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन किया, और अराबीडू वंश ने 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक शासन किया था। इनकी विविध बातों के लिए आप पिछले क्लास को देखिए, जिसमें हम लोगों ने संगम वंश पूरा पढ़ लिया था। अब दूसरा वंश शुरू करते हैं जिसका नाम है सालू वंश। तो संगम वंश का अंतिम शासक जो था मित्र, उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय गद्दी पर बैठते ही पूरे विजयनगर में हाहाकार मच गया, मत्स्य न्याय आ गया, बड़े लोग छोटे लोगों को मारने लगे, और बिल्कुल रक्त रंजित क्रांति जैसी हालात हो गई। जे बड़ा आदमी है, छोटे लोगों को धय दबोच दे, जहाँ पावे वहीं पर। छोटे बेचारे एकदम डरने लगे, त्राहिमाम की स्थिति होने लगी। ऐसे में कर्नाटक का एक प्रांतपति था, उसने क्या किया? विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके गद्दी पे बैठा और एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था सालू वंश। तो सालू वंश का संस्थापक ही था नरसिंह सालू, और नरसिंह सालू ने मेरे दोस्त हत्या कर दी थी किसकी? विरूपाक्ष द्वितीय की। इस घटना को इतिहास में बलापहार कहते हैं। बलात् ढंग से उसने इसके साथ क्या किया था? घृणित कार्य किया था। पकड़ा, उसे अपने कैद में रखा और बाद में हत्या कर दी। तो इसीलिए पहला बलापहार किसे कहते हैं? प्रथम बलापहार या पहला बलापहार, प्रथम बलापहार। बलापहार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्रथम बलापहार कहा जाता है इसी को, सालू वंश को। ध्यान में रखना। और सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू को प्रथम बलापहार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी थी। मित्र, इसके बाद ध्यान रखना, जब इसकी मृत्यु हो गई तो इस नरसिंह सालू का एक सेनापति हुआ करता था, नरसा नायक। इसका सेनापति कौन था? नरसा नायक इसका सेनापति था। और नरसा नायक के बारे में कहा जाता है कि इसके सेनापति, जब ये मृत्यु हो गई तो इसने अपने सेनापति से कहा कि अब शासन सत्ता मेरे मरने के बाद मेरे बेटों को सौंप देना। तो नरसिंह सालू के पुत्र जो थे, इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था तिम्मा और दूसरे का था नरसिंह देव। तो इसने नरसा नायक ने पहले गद्दी पे किसे बैठा दिया? तिम्मा को, और कुछ दिन बाद तिम्मा को कैद करके नरसिंह को गद्दी पे बैठाया। और इस तरह से विजयनगर में अभी भी हाहाकार की
और विजयनगर में अभी भी मत्स्य न्याय समाप्त नहीं हुआ। ऐसे में क्या हुआ मेरे दोस्त, इस नरसा नायक के बढ़ते हुए प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए नरसा नायक की हत्या कर दी। किसने? वीर नरसिंह ने। किसने कर दिया? वीर नरसिंह ने कर दिया था। इसकी हत्या कर दिया और इसीलिए इसने एक नया वंश स्थापित किया। नरसा नायक को समाप्त करने के बाद इस वंश का भी अंत हो गया और एक नया वंश आ गया जिसे हम लोग कहेंगे तुलु वंश। ये सबसे इंपॉर्टेंट वंश है मेरे दोस्त, तुलु वंश। आपको इसको खूब ध्यान में रखना है और इसी वंश की विजय गाथाओं को हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसको आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरे छात्रों को लग रहा होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा। मैं बताऊँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है भाई। पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, जितने वनडे एग्ज़ाम है सब दीजिए। इससे बाहर आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूँ ये वनडे एग्ज़ाम का रामबाण सुरमा है, औषधि है। एक ही बार पढ़ना है भाई। एक बार आप अभी जो पहले एग्ज़ाम हुआ आपका यूपीपी एग्ज़ाम हुआ या एसएससी के जीडी के जो भी एग्ज़ाम हुए, सारे क्वेश्चन नोट से मेरे आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन मैं ऑफलाइन जहाँ बेंच पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ आप मेरा नोट से देखें, सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं। और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फिर भी आपके नोट से भी सारे क्वेश्चन आए। मेरे मित्र, इतिहास की हर एक सवाल आपके नोट से आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दो और थोड़ा सा रुझान बदलो, अपने को बिल्कुल बुलंद रखो और मानो कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जिससे अब हटना नहीं है, भागना नहीं है। इस पे भरोसा करो। आप मुझ पे भरोसा करो, मैं आप पे भरोसा करता हूं। और एक बार भरोसा तो करो, अगर मंजिल तक ना पहुंचाया तो फिर मेरे को बताना आप, मैं बिल्कुल आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप में भी उत्साह और साहस होना चाहिए और बिल्कुल संघर्ष करने का जज्बा बना रहे। तो मेरे दोस्त चलो हेडिंग लगाओ मेरे साथ और आज हम लोग इस साम्राज्य के सबसे महान वंश के बारे में पढ़ते हैं, तुलु वंश। तो सभी लोग हेडिंग लगाइएगा, तुलु वंश। और तुलु वंश की वीर गाथाओं को हम लोग पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान वंश कहा जाए और सबसे उन्नायक वंश कहा जाए तो वो कौन है? आपका तुलु वंश। तुलु वंश, तुलु वंश का शासनावधि मैंने आपको बताया। इस वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह ने मेरे मित्र किसकी हत्या कर दी? तो वीर नरसिंह ने हत्या कर दी नरसा नायक की। और इसे इतिहास में द्वितीय बला पहाड़ कहते हैं। तो पहला बला पहाड़ कहा गया नरसिंह सालू को और दूसरा कहा गया वीर नरसिंह को। ये गद्दी पर बैठा तो इसने बहुत सारा कार्य तो नहीं किया था, बस एक दो कार्य इसके ध्यान रखना है कि एक तो तुलु वंश का संस्थापक है, दूसरा कहा जाए कि इसने पुर्तगीजियों के, किसको? पुर्तगीजों के विवाह कर को माफ़ कर दिया था। विवाह कर को इसने क्या किया? माफ़ कर दिया था। यानी पहले विदेशियों को विवाह करने पर टैक्स लिया जाता था, तो इसने पुर्तगीजियों के विवाह कर को माफ़ कर दिया। क्योंकि पुर्तगीज भारत में आ चुके हैं, 1498 में ही वास्को डी गामा आ चुका है। तो इस समय विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में हम लोग इनका भी देखते चलेंगे, किसको? पुर्तगीजियों का, क्योंकि वो भी इस समय सत्ता में आ चुके हैं और भारत में व्यापार वगैरह कर रहे हैं। तो पुर्तगीजियों के विवाह कर को माफ़ कर दिया। पुर्तगीज खुश हो गए। पुर्तगीजों ने पूछा महाराज क्या चाहिए? तो इसने कहा फोकट में थोड़ी माफ़ किए हैं। पुर्तगीजियों से इसने अरबी और ईरानी जो घोड़े थे अच्छे नस्ल के, उस घोड़ों को प्राप्त किया। किसने? तो आपके वीर नरसिंह ने। एक काम इसका ये था मेरे मित्र। कहते हैं इस वंश का वास्तविक संस्थापक और रियल हीरो जो था वो गद्दी पर बैठा। किस? तुलु वंश का वास्तविक संस्थापक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। टाइम पीरियड की बात करें तो वीर नरसिंह ने शासन किया था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक और कृष्णदेव राय ने शासन किया 1509 या 10 से लगभग 1530 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी तक। मेरे मित्र ध्यान में रखना, इसी के बारे में बिल्कुल सारी सूचनाएं आपको याद रखना है कि ये महान शासक था। ये क्या था? महान शासक था। और इसे कहा जाता है कहाँ का महान शासक? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य बोले तो मेरे दोस्त चारों वंशों में, संगम, सालू, तुलु और अबीडू, इन चारों वंश में सबसे महान कौन है? आपका कृष्णदेव राय। और इसके अलावा इस वंश का भी महान था। किस वंश का? तुलु वंश का भी ये महान शासक था। ये दोनों, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक, तुलु वंश का महान शासक। इसका भी जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और इसकी उपाधियों ने तो बिल्कुल एकदम यह स्पष्ट कर दिया कि कोई साधारण शासक नहीं था। इसकी महत्ता और इसकी
तेजस्ता स्पष्ट होती इसकी उपाधि से, और इसकी उपाधियां मेरे दोस्त थी। तो इसकी उपाधि थी आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह भी कहते हैं। इसके अलावा तेलुगु भोज भी कहा जाता है, तेलुगु भोज। इसके इतर और सारी उपाधियां हैं, पर आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा, है ना। अस्थानापन्न यौनाचार की भी उपाधि इसने धारण किया था। मेरे दोस्त, इसके बारे में कहा जाए, एक तो ये बहुत योग्य सेनानायक था, और जितना योग्य सेनानायक था उतना ही योग्य यह विद्वान भी हुआ करता था। तो कहते हैं कि इसने क्या किया था, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य को, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य को इसने क्या किया, विस्तृत व सुरक्षित किया। यानी संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य को विस्तार भी किया और उसे क्या किया था, सुरक्षित किया कि बहमनी का इस पर अटैक नहीं हो पाएगा। और एक मैं अगर चित्र आपको दिखाऊं, खूब ध्यान से देखना मेरे दोस्त। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्लास उन्हीं के लिए है जो मेधावी छात्र हैं, जिन्हें कुछ अपने जीवन में कर गुजरने का है। और वनडे में इससे बाहर, मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बाहर आपको बिल्कुल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से आप एक मानचित्र देखें, तो मैं केवल दक्षिण भारत का मानचित्र ही आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके मतलब का है। और दक्षिण भारत का मानचित्र क्या मतलब का है, देखो, ध्यान से देखो मेरे छात्रों, बिल्कुल ध्यान से। ये कृष्णा नदी है, कौन सी नदी है, तो ये कृष्णा नदी है आपकी। इसके दक्षिण में विजयनगर है। इस समय तक मेरे दोस्त क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य का, किस साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो गया। और विभाजन कितने खंडों में, 5 खंडों में हो गया। एक तो बहमनी से अलग हुआ एक प्रांत का नाम था अहमदनगर, अहमदनगर। यानी बहमनी साम्राज्य क्या हो गया, 5 प्रांतों में विभाजित हो गया। एक तो अहमदनगर, दूसरा कौन बना, बीजापुर, दूसरा कौन बना, बीजापुर। फिर एक प्रांत बना बरार, कौन सा बना, बरार। और फिर एक प्रांत था बीदर, और 5वां प्रांत बना जो मेरे दोस्त, उसका नाम है गोलकुंडा। खूब याद होगा कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया, गोलकुंडा। तो मैं इसको क्यों बताना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि जब कृष्णदेवराय शासन सत्ता पे बैठा तो विजयनगर कितने, इन 5 प्रांतों में मेरे दोस्त विस्तृत हो चुका था, और यही प्रशासन करना उसने शुरू किया। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि जितना ही योग्य और विद्वान, योग्य और कुशल सेनानायक था, उतना ही बड़ा ये विद्वान था। उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पाए होंगे। आगे की बात मैं करूं मेरे दोस्त कृष्णदेवराय के बारे में, तो इस कृष्णदेवराय की बातें आपको ध्यान में रखना है कि इसकी वीरता और योग्यता के अलावा, कहते हैं दक्षिण भारत में शायद ऐसा 1-2 ही शासक हुए हैं जो इतने वीर और योग्य के अलावा वो बुद्धिमान और विद्वान भी हुए हैं। कृष्णदेवराय के बारे में इसके विद्वता का खूब जिक्र मिलता है। कृष्णदेवराय कहते हैं, तो पहले तो हम वीरता का एक जिक्र और कर ले मेरे दोस्त। कहते हैं कृष्णदेवराय को सबसे महान शासक बताया है, सबसे महान शासक इसे बताया है कि सबसे महान शासक था। किसने बताया है, बाबर ने। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में कहा कि भारत का सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेवराय। और मेरे दोस्त कहते हैं ये स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। और इसके उच्च कोटि के विद्वान होने का एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो स्वयं उच्च कोटि के विद्वान के विद्वता कैसे प्रूफ होती है, इसके बारे में मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ कि कृष्णदेवराय ने रचना की थी, रचना किया था। और इसने जो रचना किया था संस्कृत ग्रंथ, कौन सा लिखा था, संस्कृत ग्रंथ का और तेलुगु ग्रंथ का। कहते हैं ये दक्षिण विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसे 2 भाषाओं पर खूब ज़्यादा निपुणता थी। ऐसा नहीं कि इकलौता ऐसे था, यानी पहला था जिसे खूब ज़्यादा निपुणता थी। इसके अलावा तो देवराय द्वितीय भी जानता था, तेलुगु के अलावा संस्कृत भी। इसने संस्कृत में ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। ये खूब आपका नाम पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना कि जाम्बवती कल्याणम किसकी रचना है मेरे दोस्त। तो जाम्बवती कल्याणम है किसकी रचना, तो ये मानी जाती है आपके कृष्णदेवराय की। कृष्णदेवराय की किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। दूसरा इसने लिखा था तेलुगु में आमुक्तमाल्याद, आमुक्तमाल्याद की रचना किया था इसने। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में। और दोस्त कहते हैं कि इसके दरबार में तेलुगु यानी कृष्णदेवराय के काल को
इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। ये पूछा जाता है तेलुगु साहित्य का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखना, कहते हैं पहला विद्वान था जिसने खूब सारे बहुत सारे तेलुगु विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। कहते हैं कि इसके दरबार में अष्ट दिग्गज निवास करते थे। कौन से दिग्गज, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, 8 तेलुगु विद्वान, 8 तेलुगु विद्वान। तो अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है, 8 तेलुगु विद्वान से। किसके दरबार में है, कृष्णदेव राय के। और इन 8 तेलुगु विद्वानों में प्रमुख अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख था एक पेडन्ना। क्या नाम था, पेडन्ना। और दूसरा नाम था तेनाली राम रामकृष्ण। तेनाली राम रामकृष्ण। मेरे दोस्त याद रखना, इसको दक्षिण भारत का बीरबल भी कह सकते हो, इतना ज़्यादा बुद्धिमान था। और कृष्णदेव राय जब भी हाजिर जवाबी करता तो किससे, तेनालीराम रामकृष्ण से। और पेडन्ना पहला 8 विद्वानों में से पहला ऐसा विद्वान था जिसे कौन कौन सी भाषा आती थी, संस्कृत और तेलुगु। बाकी 8 विद्वान को केवल कौन सी भाषा आती थी, तेलुगु। तो इसके दरबार को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसने स्थापत्य के क्षेत्र में भी बड़ा कार्य किया था। जहां एक तरफ हम लोगों ने इसके किस कार्य में देखा, विद्वता के क्षेत्र में, तो स्थापत्य निर्माण में इसने कौन सा कार्य किया मेरे दोस्त, तो स्थापत्य निर्माण में इसने किसका निर्माण कराया, मंदिरों का। खूब याद रखना इस बात को, मंदिरों का निर्माण कराया। और इसने कौन सा मंदिर बनवाया, हजारा स्वामी का मंदिर, हजारा स्वामी का मंदिर। इसके अलावा विट्ठल स्वामी का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर। और इसके अलावा चिदम्बरम स्वामी का मंदिर भी इसी ने बनवाया था। इसके मंदिर की विशेषता एकदम मत भूलना मेरे दोस्त, इसके मंदिर की जो विशेषता है, ये खूब वनडे एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या था, इसी के मंदिरों में विशाल गोपुरम, क्या मिलता है, गोपुरम। गोपुरम किसे कहते हैं, विशाल प्रवेश द्वार को या मुख्य प्रवेश द्वार को। गोपुरम का मतलब मुख्य प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। ये दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलेगा। अब ये वनडे की क्लास नहीं, ये मंदिर भी बना के मैं आपको दिखाता, तो आगे जब हम लोग सिविल की क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ मैं बिल्कुल आपको ये चीज़ें दिखा पाऊँगा। पर वनडे में इतनी ही बातें ध्यान रखना है। और आखिरी 2 बातें और मैं इसके बारे में करूँ तो मित्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पर पूरा हो जाता है कि इसने एक तो स्थापत्य क्षेत्र में कार्य किया। इसके अलावा मेरे दोस्त इसने क्या किया था, नगरों की स्थापना की थी, नगरों की स्थापना किया। और इसके 2 नगर याद रखना, एक तो हासपेट नगर, हासपेट नगर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह कृष्णदेव राय ने। और दूसरा था नागल देवी, नागलपुर, नागलपुर, नागलपुर। ये 2 नगर इसने बसाए थे, एक अपनी पत्नी की याद में, एक अपनी माता की याद में। 2 प्रमुख नगर बसाए थे। और आखिरी बात के लिए एक मुझे इसको थोड़ा सा मिटा के ही लिखना पड़ेगा, तो आखिरी बात लिखते हैं हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में। वो यह था मेरे दोस्त कि इसी के दरबार में 2 पुर्तगीज यात्रियों ने इसके दरबार में क्या किए थे, निवास किए थे, कुछ दिनों तक रहे थे और इसके शासनकाल की प्रशंसा भी किए थे। तो इसके दरबार में आने वाले पुर्तगीज यात्री, तो कृष्णदेव राय के दरबार में कितने पुर्तगीज यात्री आए, 2 पुर्तगीज यात्री आए थे। कितने, 2 पुर्तगीज यात्री आए थे मेरे दोस्त। एक का नाम था डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस। इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, पर वो बातों को आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल नाम याद रखना है। पहला कौन आ रहा है, डोमिंगो पायस, नाम बड़ा है पायस, याद क्या रखो, पायस। और दूसरा नाम था एडवर्डी बारबोसा, एडवर्डी बारबोसा, ये भी नाम बड़ा है, तो क्या याद रखना है, बारबोसा। तो पहला कौन आया, पायस, दूसरा बारबोसा। किसके दरबार में, कृष्णदेव राय। दोनों कहाँ के विद्वान हैं, पुर्तगीज के। और कहते हैं कि कृष्णदेव राय ने भी पुर्तगीजों के विवाह कर को माफ कर दिया था, पुर्तगीजों के विवाह कर को माफ किया था। और ऐसा करने वाला ये दूसरा शासक था। पहला कौन है, मैंने आपको बता दिया। और कहते हैं कि कृष्णदेव राय का बेटा जो था बहुत अल्प वयस्क था और वो शासन संभालने के स्थिति में नहीं था, कम उम्र थी। तो कृष्णदेव राय ने शासन सत्ता किसे दे दिया, अपने चचेरे भाई को। और कहते हैं यहीं से विजयनगर की थोड़ी सी क्या हुई, पतन आरंभ हो गया। और पतन आरंभ कैसे होता है, तो कहते हैं कृष्णदेव राय के बाद गद्दी पे कौन बैठा, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय।
ये गद्दी पर बैठा और इसने 1530 से लेकर 1542 ईस्वी तक शासन किया था। इसके सत्ता का विरोध भी कई लोगों ने किया, फिर भी इसके शासन के बारे में बस 2-3 बातें याद रखना है। पहला तो कहते हैं कि अच्युत देव राय जो चचेरा भाई था किसका, कृष्णदेव राय का, और अच्युत देव राय का जो दरबारी विद्वान हुआ करता था, दरबारी कवि, उसका नाम था चामरस। क्या नाम था? चामरस। और इसके दरबार में एक विद्वान रहा करता था, इसके दरबार का जो विद्वान था उसका नाम था राजनाथ डिडिम। पर आप राजनाथ याद रखो। राजनाथ किसके दरबार से? अच्युत देव राय के दरबार से। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? चामरस। इसके दरबार में विदेशी यात्री आया था। उस विदेशी यात्री का नाम याद रखना है। विदेशी यात्री आया और कहाँ का था? पुर्तगीज का था, यानी पुर्तगाल का। उसका नाम क्या था? नूनीज। और इस तरह से सत्ता की जद्दोजहद और पेशकश में कहते हैं विजयनगर अपने समापन की तरफ अब वो घड़ियां गिन रहा है, जब इसके पल बिल्कुल क्या हो रहे हैं? समाप्त होने वाले हैं। मेरे दोस्त, जीवन में कभी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी घमंड नहीं करो। ईगो कहीं न कहीं आपके जीवन को क्या करता है? पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना है। क्योंकि एक बार बर्फ से किसी ने पूछा, कहा मेरे भाई ये बता तू इतना ठंडा क्यों रहता है? तो बर्फ ने बड़ा सुंदर और बड़ा स्वर्णिम जवाब दिया मेरे दोस्त। बर्फ ने कहा मेरे दोस्त, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर मैं गर्मी किस बात की रखूं? इसलिए जीवन में मेरे दोस्त मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कहता ना झुकेगा नहीं, झुको नहीं भाई। मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। कोई कुछ बात कहे, नमस्कार, कोई कड़वा वचन बोल दे, मुस्कुराते रहो। कई लोग तो आपके मुस्कुराहट से मर जाएंगे। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। बोलो क्या है? बोलो मस्त, फर्स्ट क्लास, जिंदाबाद, जय हो, बेहतर है मेरा। अपने हाल को, कई लोग आपको खुशनुमा देख ना पाएंगे, अटैक हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में कभी टेंशन में ना रहो। कोई भी टेंशन आए, ओम का उच्चारण करो, लंबी गहरी सांस लो, फिर रिचार्ज हो जाओ। ये जीवन जब तक है तभी तक संघर्ष है। इसलिए लड़ो मेरे शेरों, लड़ो। देख रहे हो ना, लड़ा है, आज भी नाम याद किया जा रहा है। 13वीं से 14वीं सदी के शासक का आज भी नाम याद कर रहे हैं। आपका भी नाम आ सकता है इस पर, इसलिए आप मुकाबला कीजिए। और कहते हैं अब विजयनगर की सत्ता का अंत होने वाला है। और गद्दी पे जो बैठा मेरे दोस्त, वो कौन बैठा? सदाशिव राय। कौन बैठा? तो आखिरी आ रहा है सदाशिव राय। और सदाशिव राय किसी काबिल नहीं था। सदाशिव राय ये बिल्कुल योग्य और काबिल नहीं था। इसने शासन किया था 1542 से लेकर लगभग 72 तक इसने शासन किया, 70 तक शासन किया सदाशिव राय। इसका वास्तविक शासन जो था, वास्तविक शासन वो किसके हाथ में था? राम राय। राम राय की वीरता और योग्यता बहुत ही थी। कहते हैं ये कुशल क्या था? राम राय के बारे में कहा जाता है ये कुशल सैनिक, सेनापति, कुशल सेनापति और कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। इसकी बड़ी ही मार्मिक कहानी और घटनाएं हैं। डिप्लोमेटिक कैसे हुआ, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, अवसर मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। कहते हैं राम राय से पूरे मुस्लिम शासन के लोग तंग आ गए थे और मुस्लिमों ने गुट बनाया। और गुट बना के कहते हैं किसका अंत करने को सोचा? इस विजयनगर का। और वो घड़ी आई, एक युद्ध हुआ जिसका हम लोग कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, या इसी को राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। राक्षस तांगड़ी का युद्ध, या दोस्त इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? तो जनवरी 1565 में, जनवरी 1565 को युद्ध हुआ। एक तरफ कौन सी सेना है? विजयनगर की, विजयनगर की सेना है। और दूसरी तरफ कहाँ की मेरे दोस्त? बहमनी की। और बहमनी इस समय मूल में नहीं रहा, तो बहमनी के 4 प्रांतों का एक संघ था। 4 प्रांतों के संघ ने मिलकर लड़ा। किससे? विजयनगर से। और जहां कहते हैं विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो विजयनगर का नेतृत्व कर रहा है मेरे दोस्त राम राय। और इस बहमनी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो अली मुबारक शाह। अली मुबारक शाह इसने नेतृत्व किया। और कहते हैं विजयनगर क्या हो गया? पराजित हो गया। और बहमनी इस युद्ध को क्या हुआ? विजयी।
कहते हैं बहमनी के मुसलमानों ने जीता और रौंदते हुए चले गए कहाँ, विजयनगर में। विजयनगर के सारे मकानों को ध्वंस कर दिया, जला दिया, तहस नहस कर दिया, लोगों का कत्लेआम किया, चीखें, तमाम चीखें निकली और क्रूरता से इन्होंने क्या किया, दमन कर दिया। पर आज भी हम लोग विजयनगर के अवशेष कहाँ से पाते हैं, हम्पी से। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। और कहते हैं मेरे दोस्त, इस युद्ध का वर्णन किसने किया था, तो इस युद्ध का वर्णन करने वाला एक विद्वान था जिसका नाम था आर सेबल। ये याद रखना, आर सेबल ने किस युद्ध का वर्णन किया था, तालीकोट्टा का युद्ध। और इस युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हो गया, विजयनगर, उदय हो गया किसका, बहमनी का। और इस तरह से कहते हैं कि पूरा विजयनगर समाप्त तो नहीं हुआ, एक छोटा सा एरिया बच गया था कर्नाटक का भाग, जहां इस सदाशिव राय को लेकर फरार हो गया कौन, तिरुमल। और तिरुमल ने एक नया वंश शुरू किया जिसको हम लोग कहते हैं अराबीडू वंश। तो अगली हेडिंग मेरे साथ लगाइए, अराबीडू वंश। और यही विजयनगर पूर्णतः चारों वंश को हम लोग समाप्त करते हैं और अब उम्मीद रखेंगे कि आप इसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चौथा वंश जो था वो अराबीडू वंश था, या अरिकामेडू वंश मिलता है। इसका जो संस्थापक था मेरे दोस्त, उसका नाम क्या था, तिरुमल्ल। संस्थापक कौन था, तिरुमल्ल। और इसका वास्तविक संस्थापक जो था, वास्तविक संस्थापक, उसका नाम था वेंकट द्वितीय। क्या नाम था, वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय के बारे में 2-3 बात याद रखना है। इस वंश का महान शासक है, किस वंश का, तो अराबीडू वंश का महान शासक है, पहली बात। दूसरा मेरे दोस्त, इसने पहली बार पुर्तगीजों को, ये एसएससी सीजीएल में सवाल पूछा गया है, पुर्तगीजियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी, गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। ये पहली बार हो रहा है दोस्त। और कहते हैं कि वेंकट द्वितीय के दरबार में विदेशी चित्रकार रहते थे। दो जेसुइट विद्वान निवास करते थे, किसके दरबार में, तो वेंकट द्वितीय के। और कहते हैं इस तरह से बस इतनी ही इनकी राजनीतिक जानकारी मिलती है। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ मेरे दोस्त, तो अंतिम शासक का नाम था रंग तृतीय। क्या नाम था, श्री रंग तृतीय। और इससे क्या हुआ, विजयनगर बिल्कुल समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि विजयनगर को आप खूब बढ़िया से देख रहे होंगे। और इसके पार्ट 1 के बारे में और पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 में भी मैंने हर उन पहलुओं पर चर्चा किया है जहां से सवाल बन जाएगा। और फिर कह रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा, 90% आपके नोट से रहेगा दोस्त। खूब बेहतर से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अब इस क्लास के बाद जल्द ही मैं आपके बीच में, थोड़ा बहमनी को बताने के बाद, जल्द ही आपके बीच में मैं प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ला रहा हूं, जो बड़ी श्रृंखला में, बहुत ज़्यादा संख्या में। और इतिहास के डर को अब यहाँ इस नोट्स को रिवीजन करना और इसके जवाब देने के लिए तैयार रहना। हम किसमें, जो हम लोग टेस्ट सीरीज में अपने मिलने वाले हैं अगले पड़ाव पर। और मैंने जैसा कि पहले बताया भी कि जल्द ही आपको पॉलिटी की भी क्लासें मिलने वाली हैं। और जल्द ही मैं एक पहल और कर रहा हूं मेरे दोस्त कि पुलिस अभिरुचि भी, आपको पुलिस अभिरुचि की भी क्लास मैं आपको दे पाऊं, तो ये भी प्रयास हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देख रहे होंगे और आप सारे क्लास को बेहतर समझ पा रहे होंगे। नोट्स बनाइए, कहीं अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला करके प्रश्न पूछिए, आपका आंसर मिलेगा। पर उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने लगभग कुछ छोड़ नहीं रहा हूं कि आपके प्रश्न पूछने की कोई बात है। तो इसलिए आप बेहतर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। कहते हैं ना कि हम मंजिलों को ही क्यों भरोसा करें, कहते हैं ना कि मंजिलों को पाने के लिए हम खुद ही को क्यों कोसें। सफलता असफलता एक अलग प्रयास है ना। कहते हैं सफलता और असफलता एक अलग प्रयास है, और पर हम काम ना करें तो गलत प्रयास है ना। काम हमको करना चाहिए, खूब मेहनत करो और जी जान से लगे रहो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।